नेक्स्ट हमारे पास थिंकर हैं ये माइकल फूके। एंड फूके जो हैं वो फूके रहते हैं, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि कहते हैं कि ये गे होते हैं, लोग इनको समझते नहीं हैं और ये काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स वगैरह भी करते हैं, मेंटली हरास भी हो जाते हैं। और ये जो पागल खाने वाले जो लोग होते हैं काफ़ी स्टडी भी करते हैं और ड्रग्स के बारे में, सेक्सुअलिटी के बारे में काफ़ी बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट थिंकर माइकल फुके जी के बारे में। तो फुके जी का जन्म हुआ है 15 अक्टूबर 1926 को, भी आने वाली है 15 अक्टूबर, है ना। तो मना लेना आप इनका बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू फुके जी। ठीक है, चले। तो नेक्स्ट ये इनकी जो डेथ हुई है वो हुई है 25 जून 1984 को। ठीक है, और इस टाइम के ऊपर दंगे भी हो रहे थे हमारे पंजाब में, सिखों में और हिंदुओं में। ठीक है, और फ्रेंच फिलोसोफर हैं, हिस्टोरियन हैं, राइटर हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं, लिटरेरी क्रिटिक हैं। इनका जो कॉन्सेप्ट है वो है पावर एंड नॉलेज के ऊपर। तो पीओके किसने दिया है, फूके जी ने दिया है। ये पावर की बात करते हैं, नॉलेज की बात करते हैं कि जिनके पास पावर एंड नॉलेज है ना वो सभी को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, एंड ये किस प्रकार से हमारे समाज के जो इंस्टीट्यूशन उसको कंट्रोल करते हैं, बस पावर है और नॉलेज है। आप देखो जो आईएएस हैं वो भी हमारे समाज को कंट्रोल कर रहे हैं, जो हमारे एमएलए हैं इनके पास क्या है, पावर है, ये कंट्रोल कर रहे हैं। जो सीएम हैं इनके पास पावर भी है, कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये क्या है कि जिनके पास पावर है, नॉलेज है, वो हमारे इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। आगे देखें, स्ट्रक्चरलिस्ट एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट फूके रिजेक्ट दिस लेबल्स। ठीक है, स्ट्रक्चरलिस्ट एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट होने के आधार पे ये काफ़ी इन चीज़ों को रिजेक्ट करते हैं। उनका कहना था कि अकेडमिक्स जो हमारी संस्थाएं हैं, स्पेशली दूज वर्किंग इन कम्युनिकेशन स्टडी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, कल्चरल स्टडीज, लिटरेरी थ्योरी, फेमिनिज्म, मार्क्सिज्म एंड क्रिटिकल थ्योरी। ठीक है, वो कहते हैं कि इन सारे सब्जेक्ट्स ने हमारे जो थॉट्स हैं, हमारा जो कम्युनिकेशन है, जो हमारा एकेडमी है, हमारे थॉट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डाला है। ठीक है, माइकल फूके फ्रेंच फिलोसोफर हैं, सोशल थ्योरिस्ट हैं, हिस्टोरियन हैं। एंड ये ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क इन फील्ड ऑफ फिलोसफी, सोशियोलॉजी एंड क्रिटिकल थ्योरी के बारे में, फ्रैंकफर्ट स्कूल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये ग्राउंड में जाके लोगों में फील्ड वर्क करते हैं, रिसर्चेस करते हैं, राइटिंग ऑन पावर, नॉलेज एंड डिस्कर्स। ये डिस्कर्स याद रखना, ये टर्म याद रखना, डिस्कर्स। तो डिस्कर्स के बारे में जो हमारे जो कंट्रीब्यूशन दिया है डिस्कर्स के बारे में, वो दिया है फुके जी ने। ठीक है, तो डिस्कर्स का मतलब होता है विमर्श करना। ठीक है, बातचीत करना, समझना, डिबेट करना, हैड प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी, हिस्ट्री एंड वर्किंग ऑफ पावर। ठीक है, जो हमारे पास शक्ति है, ज्ञान है, और जो हम बातचीत करते हैं, डिबेट करते हैं, इससे हमें सत्ता जो हमारे पास है। ओके, राइटिंग ऑन पावर, समाज, इतिहास और सत्ता। ठीक है, डिस्कर्स आप पावर को कह सकते हो, डिबेट को कह सकते हो। ठीक है, आगे देखिए, माइकल फुके वॉज एजुकेटेड एट द एलोए नॉर्मेले सुपीरियर इन पेरिस एंड लेटर परस्यूड डॉक्टरल स्टडी इन द फिलोसफी एंड साइकोलॉजी। ठीक है, ही हैड एकेडमिक पोजीशन एट सेवरल यूनिवर्सिटी, कई यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं वो, फ्रेंच में और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, वेयर ही कंडक्ट रिसर्च एंड टाउट कोर्स ऑन फिलोसफी, साइकोलॉजी एंड हिस्ट्री ऑफ आइडिया। Fouquet's intellectual journey was marked engagement with existentialism, structuralism and post-structuralism। ठीक है, इन्होंने संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद के साथ काफी सारा काम किया है और सोशल मूवमेंट्स के ऊपर भी काफी काम किया है। अभी देखो पावर और नॉलेज क्या है। पावर जिसके पास होगी वो भी रूल करेगा, अगर उसके पास नॉलेज भी है तो वो टोटली पूरे इंस्टीट्यूट को रूल कर सकता है। ठीक है, पावर जो है किसी एक के हाथों में नहीं होती है।
ठीक है, शक्ति हमें हर जगह पे देखने को मिल जाती है, ठीक है, और स्टेट के पास ही नहीं हर किसी के पास होती है। और पावर का नॉलेज के साथ काफी ज्यादा हमें लिंक देखने को मिल जाता है, पावर इज इक्वल टू नॉलेज, ठीक है। पावर एंड नॉलेज प्रोड्यूस वन अनदर, कि अगर पावर है तो नॉलेज है, अगर नॉलेज है तो पावर भी है। ए बी बी सी सेम है, ठीक है, ए बी और बी ए सेम है। द पावर ऑफ स्टेट देयर फॉर इन्वॉल्व द डेवलपमेंट ऑफ न्यू टाइप ऑफ नॉलेज, ठीक है। अगर आपके पास पावर है तो अगर आपके पास नई नई नॉलेज आ सकती है, पावर के होते हुए आपके पास एक नई नई नॉलेज आ सकती है, एंड आप एक नई इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हो, और कलेक्शन के साथ आप अपने पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल भी कर सकते हो। जैसे आप सीएम हो, ठीक है, आपको आइडिया लग गया कि कोविड-19 आने वाला है, ठीक है, आपके पास एक नॉलेज आ गई, देन आप एक वैक्सीन बना सकते हो। आप लोगों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हो, लॉकडाउन लगा सकते हो, ठीक है। तो ये इससे क्या किया, आपने पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया। सैनिटाइजेशन हो गया, देन मास्क हो गए। दिस इन्वॉल्व द डेवलपमेंट ऑफ डिस्कर्स, जो हमारे पास सत्ता रहती है, ठीक है, और ओके, इस प्रवर्तनों का विकास शामिल है। डिस्कर्स का सत्ता से नहीं, इसका मतलब रहता है हमारे जो विचार होते हैं, प्रवचन होते हैं, डिस्कर्स बोलना समझना, जहाँ हमारा जो डिबेट है। Fouquet does not just think to power in cursive term. Paradoxically, Fouquet only see power as operating when people have some freedom. वो कहते हैं कि जो पावर है ना, वो तभी काम में आ सकती है जब लोग फ्रीडम से जी रहे हों, बिकॉज इनको ना फ्रीडम मिलती नहीं है, लोग इनको ना बांध के रखते हैं। दैट्स वाई ये ना फ्रीडम की बात करते हैं, सेक्सुअलिटी की बात करते हैं, पावर की बात करते हैं, कि जिनके पास पावर होती है वो समाज को कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। आगे देखिए, फुके ट्रेस्ड द चेंज इन द नेचर एंड पर्पस ऑफ पनिशमेंट इन द 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी, की वहां अगर कोई क्राइम करता था तो उसको बहुत बड़ी जो पनिशमेंट है वो दी जाती थी, ठीक है, कि वो बॉडी पे पनिशमेंट देने की जगह पे वो सोल पे, आपकी आत्मा के ऊपर, ठीक है, बदल दिया गया था, ताकि आपकी आत्मा में चेंज हो। जैसे कि पनिशमेंट दे देना, पूरा घास साफ करवा लेना, रोटी बनवा लेना, खाना बनवा लेना, ऐसे लिखवा लेना, है ना। तो ये क्या किया कि बॉडी पे पनिश ना करके आपकी आत्मा में चेंज करने की बात करी गई, ताकि आप अच्छे बन सको। पीपल वर जज फॉर वट दे वर इंस्टेड ऑफ वट दे हैड डन, कि पीपल को, लोगों को इस आधार पे मूल्यांकन करा गया कि वो क्या थे, बजाय कि उन्होंने क्या किया है। जैसे कोई बच्चा फेल हो गया, तुमने क्या देखा कि बच्चा फेल हो गया है, उसने जो दिन रात पढ़ के मेहनत करी थी वो किसी ने नहीं देखी, ठीक है, उसने क्या किया, उसने क्या काम किया, ये किसी ने नहीं देखा। क्या देखा, उसका रिजल्ट देखा कि वो फेल हो गया। क्या पता वो बीमार हो गया हो, क्या पता उसका एक्सीडेंट हो गया, वो एग्जाम देने ना जा पाया हो, क्या पता कुछ भी हो सकता है, उसका मेंटल स्टेबल ना हो, उसे कोई सदमा लग गया हो, वो नहीं अच्छे से परफॉर्म कर पाया एग्जाम के अंदर, या फिर एक्चुअली उसने नहीं पढ़ा हो। अगर उसने पढ़ा है और अगर वो फेल हुआ है, इट्स मीन कहीं ना कहीं उसके पढ़ने में कमी है, कोई ना कोई स्ट्रेस है दिमाग के अंदर, ठीक है। तो लोग जो हैं अपनी पावर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, कि लोग क्या हैं, ना कि वो क्या कर रहे हैं। अल्थ्यूसर जो हमारे पास हैं, उन्होंने दिया है आइडियोलॉजिकल स्टेट रिप्रेजेंटेशन, ISR, याद रखना, आपको एग्जाम में आ भी जाएगा अल्थ्यूसर के बारे में। द मोटिवेशन बिहाइंड द क्राइम बिगेन टू बी टेकन इनटू अकाउंट, ठीक है, कि जो भी क्राइम हो रहा है उसके पीछे की अगर आप प्रेरणा को समझ जाओगे, ये प्रेरणा कोई लेडी नहीं है, ये प्रेरणा है आपका मोटिवेशन, कि आपने क्राइम क्यों किया, आपने रेप क्यों किया, आपने चोरी क्यों करी, आपने किसी का मर्डर क्यों किया, उसके पीछे प्रेरणा क्या थी, क्या मोटिवेशन था आपका। आपको आदत पड़ चुकी है, जहां आपको किसी ने फोर्स किया था, ठीक है,
And Fouquet argued that brought expert into power relation making discuss carry the power. फुकौल्ट का तर्क है कि विशेषज्ञों को शक्ति संबंधों में लाया गया जिससे प्रवचन शक्ति को आगे बढ़ाते हैं। जो हमारे डिस्कर्स हैं, जो हमारे प्रवचन हैं, जो हमारे डिबेट हैं, वो पावर को और आगे बढ़ाते रहते हैं। बट हाउ हाउ इट्स पॉसिबल? बिकॉज हम बातचीत करते हैं, प्रवचन देते हैं कि आप ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो, तो उससे पावर बढ़ती है, लोग आपकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं। ठीक है, आगे देखिए, he says power is exercised rather than posed when attempt are made to exercise power there. उनका कहना था कि शक्ति का प्रयोग किया जाता है, ना कि कब्जा किया जाता है, कि पावर का यूज होता है, ना कि हम किसी के ऊपर थोप देते हैं। जब शक्ति का प्रयोग करने का प्रयास किया जाता है तो हमेशा अनिश्चितता का एक तत्व होता है कि कब तक होगा। जैसे एक डिसिप्लिन में रहना होता है। जैसे हम छोटे बच्चे थे, हम स्कूल में पढ़ते थे, सुबह 8 बजे स्कूल जाना, है ना, 2 बजे घर वापस आना, तो ये लगता था जेल में जी रहे हैं हम। 8 बजे जाओ, 2 बजे भागते भागते घर आ जाओ, है ना, तो वहां पे हमें पावर इस्तेमाल हमारे ऊपर की जा रही थी। बट आज हमें लग रहा है कि यार वो जन्नत था, आज तो हम क्या ही बन चुके हैं, क्या जिंदगी है हमारी। वो टाइम बहुत अच्छा था, बट उस टाइम पे हमें वो जंगल लग रहा था, वो हमें जेल लग रहा था। ठीक है, तो पावर का जो यूज है वो एक अनिश्चितता में रहता है कि कब तक हो, आइडिया नहीं है। फुके का मानना है कि सत्ता कभी कभी उल्ट भी सकती है, जो हमारा पावर है वो कभी कभी हेर फेर भी हो सकता है। जैसे हमारे पास क्या है, एक सरकार का गिर जाना, है ना, जैसे बीजेपी सरकार गिर जाए तो वहां पे क्या होगा, सत्ता में चेंज आ गया, पावर में चेंज आ गया। ठीक है, एक्यूरेसी ऑफ साइकेट्रिस्ट डायग्नोसिस कैन बी क्वेश्चन। ठीक है, एक मनोचिकित्सक के निदान की सटीकता पर सवाल उठाया जा सकता है। आगे देखें, टाइप ऑफ पावर में हमारे पास है सोवियन पावर, संप्रभु शक्ति, जिसमें राज्य की पूरी शक्ति होती है। ठीक है, जैसे कि दंगे हो सकते हैं, पुलिस आ सकते हैं, जबरदस्ती रूल्स को लागू करवा सकते हैं, सेना कानून वहां पे लग सकता है। अथॉरिटेरियन सरकार हम कह सकते हो। देन डिसिप्लिनरी पावर, अनुशासन, जो कि राजनीति में हमें देखने को मिलती है, जो हमारे पर लगातार नजर रखती है ना। जैसे आपने देखो कैमरे लगे होते हैं हर चौक के ऊपर, कैमरे लगे हैं, देख रहे हैं हमें, हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, किधर को मुड़े, कौन से कपड़े पहने, किसके साथ थे, क्या पहना था, सब दिखाई दे रहा होता है कैमरा वालों को। ठीक है, ये डिसिप्लिन पावर। देन है बायो पावर। अभी ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि किसने दिया है बायो पावर, तो ये दिया है हमारे पास पीरे बोधो ने, नहीं, इनका नाम था फुके जी ने। यस, बायो पावर की जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए ये बायो पावर का यूज करते हैं। फैट को कंट्रोल करने के लिए बायो पावर का यूज करते हैं। लोगों का यूज करते हैं, मतलब कि यही है जैसे कि कॉन्डम वगैरह प्रोवाइड करवाना, तो ये क्या है, बायो पावर ही तो है, ताकि जनसंख्या कम हो, कंट्रोल में हो। ठीक है, आगे देखें, डिस्कस एनालिसिस, प्रवचन विश्लेषण क्या है, जिसमें लिखित या बोली जाने वाली भाषा जो उसके सामाजिक संदर्भ के बारे में अध्ययन करने की शोध पर देती है, कि जिस भाषा में आप बोल रहे हो, लिख रहे हो, उसका समाज में क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में स्टडी करना। तो डिस्कस एनालिसिस किसका है, फुके जी का है, याद रखिएगा। इट एम टू अंडरस्टैंड हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड इन रियल लाइफ सिचुएशन, कि आप लैंग्वेज का प्रयोग अपनी रियल लाइफ में किस प्रकार करते हो। व्हेन यू डू डिस्कस एनालिसिस योर माइंड फोकस ऑन द पर्पस एंड इफेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस। जब आप इसके बारे में स्टडी करते हो, देन आप देखते हो कि अलग अलग समाज के अंदर अलग अलग भाषाओं का क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है। जैसे आप हिंदी में बात करो तो बहुत अच्छे तरीके से बात करोगे, धीरे से बात करोगे, बट जब आप पंजाबी में बात करोगे, तेज से ऊंचे स्वर में बात करोगे, तुमने क्या किया, बोले तू की किता है ना, ऐसा बोलते तू की किता है, तुमने क्या किया, तू की किता है, थोड़ा ना तेज, थोड़ा सा तेज बोलते हैं, ऊंचा बोलते हैं, तो
हर एक लैंग्वेज का जो बोलने का असेंट है वो अलग अलग रहता है। हिंदी का अपना है, इंग्लिश का अपना है और पंजाबी का तो अपना है ही। आगे देखें, डिस्कस एनालिसिस कौन सी किताब में देते हैं, बुक है डिस्कस इज अ प्रैक्टिस। इस किताब को रट लो, पी जाओ, पानी में डालकर याद कर लेना, ठीक है। दैट सिस्टमेटिकली फॉर्म्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच दे स्पीक। बुक का नाम है डिसिप्लिन एंड पनिश, याद रखिएगा। ये भी किताब फुके जी की है, बिकॉज इनका पनिशमेंट काफी मिल जाता है, ठीक है। फुके was interested in a phenomenon of discourse throughout his career, primarily in how discourse define the reality of the social world and the people, idea, things that inhabit it. उन्होंने पूरे कैरियर में प्रवचन की घटना में रुचि थी, एंड ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी डिस्कर्स वाली, मुख्य रूप से इस बात में कि कैसे प्रवचन सामाजिक दुनिया, उसमें रहने वाले लोगों, विचारों, चीजों की वास्तविकता को परिभाषित करती हैं। अब जिस भी भाषा में बात कर रही हैं वो आपकी रियल लाइफ को किस प्रकार से प्रभावित कर रही है, उसको हम बोलते हैं डिस्कर्स एनालिसिस, ठीक है। और आप वास्तविकता में अपने संस्था के अंदर किस प्रकार बोलते हो, लिखते हो, क्या समझते हो, दुनिया आपसे क्या समझती है, आपकी भाषा क्या समझती है, इन सभी का एनालिसिस होता है डिस्कर्स एनालिसिस के अंदर। आगे देखिए, सेंट्रल टू फुके's वर्क इन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्कर्स विच रेफर टू सिस्टम ऑफ नॉलेज। क्या है? नॉलेज होना, बिकॉज अगर आप बोल पा रहे हो इट्स मीन आपके पास नॉलेज है, लैंग्वेज आपने पढ़ी हुई है, आपको पता है वर्ब, ऑब्जेक्टिव और आपके जो पंच क्या बोलते हैं, ना पढ़ना हो कहाँ कहाँ पे आएंगे, ठीक है। अंडरस्टैंड आप कर पाते हो और इंटरप्रेट भी कर पाते हो, समझ भी पाते हो, ठीक है। फुके आर्ग्यू दैट डिस्कर्स इज नॉट सिंपली अ रिफ्लेक्शन ऑफ रियलिटी बट इट प्रोडक्टिव ऑफ रियलिटी, ठीक है। ये एक क्या है कि रिफ्लेक्शन नहीं है, ये रियलिटी है, ये प्रोडक्टिव है, ठीक है। प्रवचन केवल वास्तविकता का प्रतिबिंब नहीं है बल्कि वास्तविकता का उत्पादक है। अब जो भी बातचीत हमारे बीच में भी हो रही है हमारी वास्तविकता है ना, आप मेरे को समझ पा रहे हो, आपको मैं समझ पा रही हूँ, तो ये एक वास्तविकता है, रियलिटी है। एंड ये हमारे समाज में जो नॉर्म्स हैं, आइडेंटिटीज हैं, पावर रिलेशंस हैं, इनको समझने में हमारी हेल्प करता है। आगे देखें, ये कहते हैं ही एक्सप्लोर हाउ डिफरेंट डिस्कर्स सच एज दोज ऑफ मेडिसिन, लॉ, सेक्रेटरी ऑपरेट एज अ मैकेनिज्म ऑफ पावर रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग इंडिविजुअल्स बॉडीज एंड बिहेवियर। वो कहते हैं कि अलग अलग चिकित्सा में, कानून में, मनोचिकित्सा में इनकी अपनी अपनी भाषा होती है। जैसे जो लॉ वाले लोग होते हैं वो डेट को ऐसे लिखते हैं, डीटी, ठीक है। एंड जो इनका परसेप्शन होता है उसको ऐसे लिखते हैं, परसेप्शन, ठीक है। जो डॉक्टर होते हैं वो ऐसा ऐसा कुछ छाप देते हैं कि ये हो गया 1.20 1.20, हमें समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या लिखते हैं, बट उनकी अपनी लैंग्वेज कोड वर्ड रहते हैं। और मैथ वालों के ऐसे रहते हैं, ऐसे रहते हैं, एक्स का मान पता नहीं है, ठीक है। तो हर एक सब्जेक्ट की अपनी अपनी बोली होती है, इसको लोग समझते हैं, ठीक है। और इनसे लोग कंट्रोल भी होते हैं। अभी आर्कियोलॉजी के बारे में कौन बात कर रही है, तो फुके बात कर रही हैं, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, याद रखिएगा इसको, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने दिया है, आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो पावर एंड नॉलेज, आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज के बारे में हमें दिया है फुके जी ने, ठीक है। सभी ऐतिहासिक घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम से व्यवस्थित करने की प्रचलित पद्धति सही नहीं है। वो कहते हैं कि पुरातत्व अंतिम ऐतिहासिक सत्य को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता है। आर्कियोलॉजी का मतलब क्या होता है कि जो पुरातत्व होता है, जैसे हमारे पास हड़प्पा की खोज करी गई थी, जो हमारी धरती है उसे उखाड़ा गया, हमारे नीचे से घर निकले, चीजें निकली, थी आर्कियोलॉजी है ना, पुरातात्विक है। तो आप एक क्रम बनाते हो कि 2000 साल पहले हड़प्पा निकला था, 5000 पहले हमारे पास राम जी आए थे, कृष्ण जी आए थे, आर्कियोलॉजी है। तो पुरातात्विक जो हमारे पास स्रोत हैं, ठीक है, वो हमें ज्ञान देते हैं। बट हमारे पास तो ये फुके जी हैं, वो क्या बोलते हैं कि जो वो चीजें हैं वो अंतिम सत्य नहीं है, ठीक है। हम कह तो देते हैं कि वो 2000 साल पहले, 3000 साल पहले, बट क्या वो एक्चुअल में चीजें थी,
या कुछ और था, जहाँ हमारी को कल्पना है कि ऐसा कुछ होगा। ठीक है, नेक्स्ट कि instead it tried to explain a transition which has place in the past. This insistence of Fouquet explaining transition of in history based on the method called the archaeology of knowledge. वो कहते हैं कि हमारे अतीत में क्या हुआ, उसमें परिवर्तन हुए हैं, उसको समझने की बजाय आप ये देखो, उसमें वो व्याख्या करते हैं कि क्या क्या चीजें पहले हुई, उनकी व्याख्या करी, आगे क्या हुआ उसकी व्याख्या करी। ये कहने की जगह पे कि उस टाइम पे ऐसा कुछ हुआ था, उसे एक्चुअल में फैक्ट देने की जगह पे कि 2000 साल पहले हड़प्पा आया था, है ना, ऐसा उसको कंफर्म करने की जगह पे ये कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, ऐसा हो सकता है, मे बी। देन 1000 साल पहले मे बी वेद आए होंगे, 900 साल पहले मे बी हमारे पास जो अलग अलग जो मौर्य हैं वो आए होंगे। तो ये क्या है कि एक बता दिया कि हाँ भी परिवर्तन हुए हैं, लोगों में चेंजेस आए हैं, पहले लोग आदिम थे, फिर थोड़े से वो सभ्य हो गए, फिर और सभ्य हो गए, चेंजेस तो आए हैं। एंड इसको बोला उन्होंने ज्ञान का पूरा तत्व, क्या आपको ज्ञान आ रहा है विद द हेल्प ऑफ आपके जो पुरातात्विक स्रोत हैं उनकी वजह से। देन है आर्कोलॉजी का मतलब है द आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज बाय किसने दिया है, माइकल फोके ने दिया है। ट्रीटीज अबाउट द मेथोडोलॉजी एंड हिस्टोरियोग्राफी ऑफ द सिस्टम ऑफ थॉट, एपिस्टीम एंड नॉलेज, डिस्कर्सिव फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें हमारे पास विचार प्रणालियां, एपिस्टीम जो ज्ञान हमारे पास रहता है, और विवेक संरचनाएं, इन दोनों चीजों हम देखते हैं। देखो हिस्टोग्राफी है ये, बिकॉज हम हिस्ट्री को खोजते हैं, फिर उसका अपना आंसर देते हैं कि हड़प्पा था, मुगल थे, मौर्य थे। ठीक है, एंड सिस्टम ऑफ थॉट्स हैं, हम थॉट्स को लेकर चलते हैं। नॉलेज है हमारे पास कि एक हमारे पास क्या है, थॉट्स है, देन हमारे पास इसका एक नॉलेज भी है, देन ये बन जाता आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज। ठीक है, ए ओके। आगे देखिए हु फॉलो रूल दैट ऑपरेट बीनीथ द कॉन्शियसनेस ऑफ द सब्जेक्ट मेन एंड वुमेन, और नियमों का पालन करते हैं जब पुरुष विषय पुरुषों और महिलाओं की चेतना के नीचे संचालित होते हैं, जो संभावना की एक वैचारिक प्रणाली को परिभाषित करते हैं कि निश्चित समय और डोमेन में उपयोग की जाने वाली भाषा और विचार की सीमाओं को निर्धारित करता है। कि पहले क्या हुआ था, टाइम फ्रेम आ गया हमारे पास, देन क्या हुआ, टाइम फ्रेम आ गया, देन टाइम फ्रेम आ गया, इन सभी को जोड़ के हम एक नॉलेज क्रिएट करते हैं कि 1000 साल पहले ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। ठीक है जी। The archaeology of knowledge is an analytical method that Fouquet used in Madness and Civilization. ये मैडनेस एंड ये वाली किताब भी आपने याद रखनी है, यादों के घेरों में इस किताब को याद रख लीजिएगा, एग्जाम में आ जाएगी। ठीक है, अ हिस्ट्री ऑफ इंटेंसिटी इन द एज ऑफ रीजन 1961, द बर्थ ऑफ द क्लिनिक 1963, द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, ह्यूमन साइंसेस। तो इन किताबों को याद रखना, ये आर्कियोलॉजी से रिलेटेड है। Fouquet's methodological approach to analyzing discourse is characterized by the use of archaeological and genealogical method. वो कहते हैं कि इसमें हमने क्या देखा कि पुरातत्विक स्रोत हमारे पास, उसकी वंशावली देखी, जैसे हमारे पास क्या है, हड़प्पा है, देन हमारे पास वैद हैं, वैदिक युग आया, देन हमारे पास मौर्य आए, देन गुप्ता आए, देन आगे शुग आए, देन चोल आए, देन अलग अलग लोग आए, फिर हमारे पास दास सिस्टम आ गया, देन हमारे मुगल आ गए, देन अंग्रेज आ गए, देन हमारा भारत देश आजाद हो गया। ठीक है, आर्कियोलॉजी इन्वॉल्व अनकवरिंग द हिस्टोरिकल कंडीशन फॉर्मेशन दैट गिव राइज टू पर्टिकुलर डिस्कर्स। ठीक है, तो ये हमें क्या देता है कि जो हमारे प्रवचन हैं, हम बताते हैं कि पहले क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था, और आज हम कहाँ पे हैं। ठीक है, हमें ट्रेस करने को देता है कि हमारा समाज किस प्रकार से एमरजेंस हुआ है, ट्रांसफॉर्म हुआ है ओवर द टाइम। ठीक है, Fouquet archaeological and genealogical analysis aim to disrupt linear narrative and progress and uncover the contingent and power dynamic underlying knowledge production. पुरातात्विक और वंशावली विश्लेषण का उद्देश्य प्रगति की जो रैखिक आख्यानों को बाधित करना और ज्ञान उत्पादन में अंतर्निहित
आकस्मिकताओं और शक्ति गतिशीलता को उजागर करना है, कि लिंक जोड़ने हैं आपस में, ठीक है। और लिंक को जोड़ के क्या करना है, उनका अगले आंसर बताना है कि चेंजेस कहाँ कहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे, ताकि हमारा जो ज्ञान है वो वर्धन हो सके। आगे देखिए, एपिस्टीम का मतलब होता है थॉट्स दैट कन्फर्म साइंटिफिकली, ऐसे थॉट्स जो साइंटिफिकली प्रूवन है। एपिस्टीम नॉलेज, ज्ञान हमें जो मिलता है, ये डोक्सा के ऑपोजिट होता है। डोक्सा का मतलब क्या था, पॉपुलर बिलीफ, जब जैसे हर कोई मानता है ना, एक बिल्ली का रास्ता काटना। बट ये बोलते साइंटिफिक, कि जो सूरज है वो पूरब से निकलता है, ये साइंटिफिक प्रूवन बात है, ये एक्सट्रीम नॉलेज है, ठीक है। ग्रेविटी होती है। तो माइकल फुके ने क्या दिया है, एपिस्टीम दिया है, पर पीरे बोतो ने क्या दिया, डोक्सा दिया था। पॉपुलर बिलीफ, बिल्ली का रास्ता काटना, डोसा खाना, ठीक है। यूज द टर्म एपिस्टीम टू इंडिकेट द टोटल सेट ऑफ रिलेशन दैट यूनाइट इट्स गिवन पीरियड। जेनेलॉजी क्या होता है, इसका मतलब रहता है वंशावली, एक वंशावली देना, जैसे आपके पापा के पापा के पापा के पापा में एक जीन बना हुआ है ना, उसे बोलते जेनेलॉजी, ठीक है। वी टेंड टू फील विदाउट हिस्ट्री, हम आज जो भी हैं, हमारे पापा, हमारे दादा, हमारे परदादा, उनके दादा की वजह से हैं। अगर वो लोग ना हो, शायद आज हम भी ना होते। तो हमारी हिस्ट्री की वजह से ही आज हम हैं, हमारे कुल की वजह से आज हम हैं, ठीक है। तो हमारी हिस्ट्री में कुछ ऐसा पर्सन है जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे इकट्ठा हैं। दिस वुड इंक्लूड थिंग्स सच एज सेक्सुअलिटी, other element of everyday life. Genealogy is not the search for origin and not the construction of the line development. कामुकता जैसी चीजें और रोजमर्रा की जिंदगी के अन्य तत्व शामिल होंगे। वंशावली की उत्पत्ति की खोज नहीं है और न ही किसी वंशावली विकास का निर्माण है। इसमें बात करते हैं कि हम इतिहास के बिना महसूस करते हैं, कि हम लगता है कि हम इतिहास से अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। हम एक जीन से बिलोंग करते हैं, उस जीन का ही वंश हमारे अंदर आज भी अवेलेबल है। ओके, आगे देखें। फॉर एग्जाम्पल, ट्रैकिंग द लीनेज ऑफ कंसेप्ट सच एज ग्लोबलाइजेशन कैन बी कॉल्ड एज एनालॉजी ऑफ द टैंक सेंटर कंसेप्ट ऑफ लोकेटेड इट चेंजिंग कंस्ट्रक्टिव सेटिंग। वैश्विकरण जैसी अवधारणा की वंशावली को ट्रैक करना उस हद तक वंशावली को कहा जा सकता है जिस हद तक अवधारणा अपनी बदलती सैद्धांतिक सेटिंग में स्थित है, ठीक है। देखो, वैश्वीकरण हमारे एंशियंट टाइम में भी था, मेडिवल टाइम में भी था, मॉडर्न टाइम में भी है और आज भी है, टुडे भी है, ठीक है। एंशियंट में हम यूनान के साथ ट्रेड करते थे, मेडिवल में चाइना था, मॉडर्न में चाइना था, इंग्लैंड था, अमेरिका था, और आज के समय तो हम हर एक देश के साथ क्या कर रहे हैं, वैश्वीकरण कर रहे हैं, ग्लोबलाइज ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। बट इसमें जीन कहाँ आएगा, हमारी हिस्ट्री में पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, अब क्या हुआ और अब क्या हो रहा है, ठीक है। इसको समझना, इट इज जेनोलॉजी निकालना। गवर्नमेंटलिटी क्या रहता है, ठीक है। गवर्नमेंटलिटी का मतलब रहता है गवर्न करना, ठीक है। और इसको दिया है माइकल फुके जी ने कि गवर्नमेंट एंड रैशनैलिटी, कि हमारी गवर्नमेंट कैसी है और हमारी तर्कसंगतता कैसी है, हमने कौन सी सरकार में रहना है। इट इज गवर्नमेंटली। Government is the sense refer to conduct or actively mean to shape, guide or affect the conduct of people, ठीक है। कि सरकार का मतलब है कि लोगों के आचरण को आकार देने वाली, मार्गदर्शन करने वाली और हमें प्रभावित करने वाली, इट इज सरकार, जो हमें गाइड करती है, हमें हमारे लिए रूल्स बनाती है, हमें कंट्रोल करती है। Conduct taken as meaning beyond the form of leading, directing, it also refer to the conduct of oneself, ठीक है। स्वयं के आचरण को भी हम कह सकते हैं। देखो, जो गवर्न करना है ना, एक तो गवर्नमेंट करती है ना, डिसिप्लिन के माध्यम से, रूल्स के माध्यम से, रेगुलेशंस के माध्यम से। एक हम खुद सेल्फ गवर्न होते हैं कि हमने 7 बजे क्लास लगानी है, तो ये क्या है, गवर्नमेंटलिटी है, कि हम अपने आप को सेल्फ रूल भी करते हैं, सेल्फ कंट्रोल भी करते हैं।
सेल्फ डिसिप्लिन आप इसे कह सकते हैं। देन है रैशनैलिटी, तर्क संगता, एंड इसी के बारे में बात करा है वेबर जी ने। तर्क संगता लगाना, पॉजिटिव नेगेटिव देखना, कॉग्निटिव दिमाग लगाना, कैलकुलेटिव हो जाना कि ये चीज़ मेरे लिए सही है या नहीं सही है, पढ़ना मेरे लिए ठीक है या नहीं ठीक है, ये अच्छा है या नहीं अच्छा है, ठीक है। Stage design system of defining populations which make them know and visible, राज्य आबादी की परिभाषित करने के लिए सिस्टम डिजाइन करता है जो इन्हें ज्ञात और दृश्यमान बनाता है। दे इंक्लूड मैकेनिज्म ऑफ मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जो गवर्नमेंट है वो हमारे लिए प्रबंधन भी करती है, जैसे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट हैं, और हमें अलग अलग लोगों में वर्गीकृत करती है, जैसे कि आय में है, जाति में है, पेशेवरों में है, ठीक है। और हमारी पहचान अलग होती है, वर्गीकरण होता है, आदेश रहता है, नियंत्रण रहता है, रूल्स रेगुलेशंस रहते हैं, जिसकी हेल्प से गवर्नमेंट हमें क्या करती है, कंट्रोल करती है, ठीक है। सर्विलेंस सोसाइटी, सीसीटीवी कैमरा, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में आंटियां बैठती होंगी, अब तो नहीं होंगी, पहले बैठती थी। किसकी बहू कितने बजे घर से बाहर गई, कितने बजे घर के अंदर आई, कितना काम किया, कितना नहीं किया, क्या नहीं किया, सब के बारे में खबर रहती थी। इट इज अ सर्विलेंस सोसाइटी। बट आजकल क्या हो गया है, सीसीटीवी कैमरा लग चुके हैं, हर एक के घर के पता लगता है कि क्या क्या हो रहा है, एंड लोग कंट्रोल किए जा रहे हैं। आप किसी मॉल में चोरी नहीं कर सकते बिकॉज लिखा होता है यू आर अंडर द सीसीटीवी सर्विलेंस। आपको कैमरा देख रहा है, आपको हम लोग देख रहे हैं, आपको चंडीगढ़ की पुलिस देख रही है। तो लोग भूल कर भी अपना हेलमेट नहीं उतारते, भूल कर भी वो किसी ट्रैफिक नियम की उल्लंघना नहीं करते, बिकॉज उनको पता अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें चलान लग जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पे हमें डिसिप्लिन पावर देखने को मिल जाती है, बिकॉज हमें यहाँ पे लोग देख रहे होते हैं, हम चोरी नहीं करते हैं, गलत काम नहीं करते हैं। एग्जाम्पल सीसीटीवी कैमरा इन पब्लिक प्लेस, और चंडीगढ़ में लगे हुए हमारे कैमरा जिसकी हेल्प से हर बंदा अपनी स्पीड से भी कम स्पीड पे घूम रहा होता है, किसी रेड लाइट को पार नहीं करता, जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर अपनी गाड़ी खड़ा नहीं करता, ठीक है, और सीट बेल्ट लगाता है, फोन का यूज नहीं करता गाड़ी के अंदर, पता है तो देख लिया उसकी नजर, एरो फिर क्या होगा, चलान हमारे घर में आ जाएगा, ठीक है। चले, we can even see it is in our personal life, both pregnancy and childhood are highly monitored by healthcare professionals and social worker. For example, जैसे हम जब डिलीवरी वगैरह हमारी होती तो हमें जो अलग अलग डॉक्टर्स हैं हमें डायग्नोस करते हैं, देखते हैं कि कितनी क्या चीज़ें हो रही है, कितना बीपी बढ़ रहा है, कितना ब्लड बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बच्चे की ग्रोथ कैसी हो रही है। तो ये भी हमारे पास क्या है, सर्विलेंस ही है कि हमें कोई कंट्रोल कर रहा है, हमें कोई देख रहा है, ठीक है। एक हमारे पास कॉन्सेप्ट है पैनोपेटिज्म का, पैनोपेटिज्म, इसका मतलब होता है कि एक भ्रम होना कि हमें कोई देख रहा है, इसे बोलते हैं पैनोपेटिज्म, ठीक है, याद रखना इस चीज को। मोस्ट पीपल ना ओबे द रूल, अभी फिर क्या करेंगे, लोग अपने रूल्स को ओबे करेंगे, वो कोई गलत काम नहीं करेंगे, बिकॉज पता है कि हमें कोई देख रहा है। स्कूल में, कॉलेज में अलग अलग कैमरा लगे होते हैं ताकि बच्चे भी जो हैं वो ठीक से बिहेव करें, बच्चों के साथ भी और टीचर्स के साथ भी, टीचर्स भी अच्छा बिहेव करें अपने स्टाफ के साथ एंड अपने बच्चों के साथ भी, ठीक है। बायोपॉलिटिक्स को हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे।